नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची क्राइम की कहानी एक ऐसे दरिंदा सीरियल किलर की है जो पहले जानवरों के साथ बलात्कार कर उसे मार दिया करता था और ऐसा करने में उसे बहुत मज़ा आता था। मगर इसी बुरी आदत के कारण वह अब लड़की और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उसके साथ बलात्कार करता, फिर बड़ी क्रूरता के साथ उसे मार दिया करता था। वैसे तो इस सीरियल किलर ने दर्जनों लड़की और महिलाओं को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ बलात्कार कर उसे मार दिया था, मगर इसके द्वारा किए गए एक लड़की के साथ बलात्कार और कत्ल के मामले में एक निर्दोष व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और यह एक ऐसा मामला था जब जिला न्यायाधीश से लेकर पुलिसकर्मी तक को माफ़ी मांगना पड़ा था। तो यह सीरियल किलर इस तरह के कुकर्म को अंजाम क्यों दे रहा था, इसके पीछे मकसद क्या था और एक निर्दोष व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा क्यों सुनाई गई और फिर जिला न्यायाधीश और पुलिसकर्मी को माफ़ी क्यों मांगना पड़ा, इन सारी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप इन सारी बातों को जान सकेंगे। तो आते हैं आज की कहानी में। दिन था 15 सितंबर 1986 ईस्वी। जगह दक्षिण कोरिया के वैनस्यांग प्रांत, जहां एक शख्स पुलिस स्टेशन जाकर एक 20 वर्षीय लड़की की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस उस 20 वर्षीय लड़की के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर अपने स्तर से ढूंढने का कोशिश भी करती है, मगर एक सप्ताह के बाद एक लड़की का शव एक सुनसान जगह मिलने की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस जब वहां जाकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के शव के ऊपर एक भी कपड़े नहीं थे और देखने से ऐसा लग रहा था कि इसके जिस्म के साथ पहले हैवानियत किया गया है, इसके बाद बड़ी क्रूरता के साथ मार दिया गया है। फिर पुलिस उस लड़की के शव को बरामद कर उसे पहचानने का कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यह वही लड़की का शव है जिसका गुमशुदगी का रिपोर्ट एक सप्ताह पहले दर्ज करवाया गया है। फिर क्या, पुलिस उसका पोस्टमार्टम करके उसके शव को उसके माँ बाप को सौंप देते हैं। मगर पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह था कि आखिर इस लड़की का कत्ल किसने किया और क्यों किया। पुलिस अपने स्तर से पता लगाने का कोशिश कर ही रहे थे। अभी 2-4 दिन बीता था कि एक और लड़की का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वही मंजर था। इस लड़की के शरीर को फाड़ दिया गया था और इसके बदन में भी एक भी कपड़े नहीं थे और इसके साथ भी बलात्कार किया गया था पहले, इसके बाद इसे मार दिया गया था। दोनों शवों को देखने के बाद पुलिस को यह आभास होने लगता है कि कहीं दोनों का कातिल एक ही तो नहीं है। फिर पुलिस जोर शोर से पता लगाने का कोशिश करने लगती है। कोई सुराग नहीं मिलने के कारण कातिल का कुछ भी पता नहीं लगा पाती है। इधर जांच तेज कर देती है पुलिस, मगर एक सप्ताह के बाद एक और लड़की के शव इसी तरह मिलने की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस जब वहां जाकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि तीनों लड़के का कातिल एक ही है और वह एक सीरियल किलर है। मगर कोई सुराग नहीं छोड़ रहा था वह कातिल, जिस कारण से कातिल का पता पुलिस नहीं लगा पा रही थी। जांच टीमें बढ़ाई जाती है कि आखिर यह इस तरह के सिलसिलेवार तरीके से कत्ल को अंजाम दे रहा है, इसे रोकना पड़ेगा, इसे पकड़ना पड़ेगा। मगर सबूत नहीं मिलने के कारण पुलिस अब भी कातिल से दूर ही था। इधर पुलिस कातिल को ढूंढ रही थी, उधर कातिल बेखौफ होकर इसी तरह का कुकर्म को अंजाम देते चले जा रहा था, क्योंकि हर हफ्ते महीने 2 महीने में इसी तरह लड़की और महिलाओं के साथ बलात्कार कर उसे मारने की खबर पुलिस को मिलते जा रही थी और उन लड़की और महिलाओं का शव बरामद पुलिस करते जा रही थी। मगर कोई सबूत नहीं मिलने के कारण कातिल का अब तक कोई पता नहीं लगा पाया था पुलिस। 1986 से लेकर 1993 ईस्वी तक कातिल इसी तरह के कुकर्म को अंजाम देता रहा और पुलिस उन लड़कियों और महिलाओं के शव को बरामद करती रही। जांच टीम इस कातिल को ढूंढने और पता लगाने के लिए 20 लाख पुलिस वाले को इसके पीछे लगा देते हैं, मगर 20 लाख पुलिस वाले के पहुंच से दूर था यह कातिल। मगर समय समय पर पुलिस वाले जिस व्यक्ति के ऊपर संदेह करता था उसे हिरासत में लेकर उसका डीएनए सैंपल टेस्ट करवाते, उसका हेयर टेस्ट करवाते थे। इस तरह लगभग 21,000 व्यक्तियों के ऊपर पुलिस वाले शक किए, उसका डीएनए सैंपल टेस्ट करवाए, उसका हेयर टेस्ट करवाए, मगर अब भी कातिल का पता नहीं लगा पाई थी पुलिस, क्योंकि कातिल अब भी पुलिस वाले के पहुंच से दूर था और इस तरह के कुकर्म को अंजाम देते चला आ रहा था।
इधर पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ती जा रही थी। एक चुनौती बन चुका था कि आखिर उस कातिल को कैसे पकड़ें और इस मामले को कैसे शांत करें। इसी दौरान 1989 ईस्वी में एक 14 वर्षीय लड़की पार्क सांग ही के साथ बलात्कार कर मारने का मामला सामने आता है। पुलिस इस मामले की जांच जब शुरू करती है तो उसे एक निर्दोष व्यक्ति योंग सांग एवो के ऊपर शक सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्या, उस निर्दोष व्यक्ति यून सुंग एवो को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है पुलिस। आखिर वह निर्दोष था, इसलिए वह कबूल नहीं कर रहे थे कि मैंने ही पार्क सांग ही के साथ बलात्कार किया है और उसे मार डाला है, क्योंकि वह व्यक्ति यून सुंग एवो पार्क सांग ही को जानता तक नहीं था। मगर पुलिस यून सुंग एवो को हिरासत में लेकर 3 दिन तक लगातार भूखे रखते हैं और लगातार टॉर्चर करते हैं 3 दिनों तक, और जबरन कबूल करवा लेते हैं पार्क सांग ही के साथ बलात्कार कर उसे मारने की बात को। इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। मगर यून सुंग एवो बिल्कुल निर्दोष था। फिर भी फॉरेंसिक टीम जब जांच करते हैं तो वह अपनी रिपोर्ट भी धोखाधड़ी के तहत बनाकर इस मामले को शांत करने का कोशिश करते हैं। जब वह मामला अदालत में चलने लगता है तो अदालत में न्यायाधीश इसे आजीवन कारावास की सजा भी सुना देते हैं। 1990 ईस्वी में पुलिस को लगने लगता है कि चलो किसी तरह से यह मामला तो शांत हुआ, मगर इस तरह के लड़कियों और महिलाओं के साथ बलात्कार और कत्ल का मामला अभी भी रुका नहीं था, क्योंकि मुजरिम कोई और था और वह अपने कत्ल को बखूबी अंजाम देते चले आ रहा था। अब फिर पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था कि आखिर अब कौन है जो। पुलिस की टीम फिर से जांच में लग जाती है और दिन आता है 13 जनवरी 1994 ईस्वी। इस बार जगह था दक्षिण कोरिया के क्योंगई प्रांत के एक हार्डवेयर स्टोर, जहां सुबह सुबह हार्डवेयर स्टोर के मालिक को एक मंजर दिखाई देता है। वह देखते हैं कि नीले रंग के त्रिपाल के अंदर एक लड़की का शव ढका हुआ है। वह जब गौर से देखने का कोशिश करते हैं तो बिल्कुल डरावना मंजर था वहाँ, क्योंकि वह देखते हैं कि लड़की के सिर को धड़ से अलग करके एक प्लास्टिक में बांध कर रख दिया गया है। उसके हाथ पांव सबको काट कर समेट कर इस त्रिपाल में ढक दिया गया है। जब इस तरह के दृश्य को देखते हैं उस हार्डवेयर स्टोर के मालिक, तो वह तुरंत पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है और उस सब को बरामद कर उसकी पहचान के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया जाता है। मगर पुलिस के लिए यहाँ भी एक चुनौती यह था कि आखिर इस लड़की का कातिल कौन है और यह लड़की कौन है। फोरेंसिक लैब से जब रिपोर्ट सामने आता है तो उस लड़की की पहचान कर लिया जाता है। वह लड़की उसी इलाके की थी। फिर पुलिस उस इलाके के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालने का कोशिश करते हैं और उस लड़की के बारे में पता लगाने का कोशिश करते हैं। तो फिर पता चलता है कि इस लड़की का गुमशुदगी का रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस चौकी में 2 दिन पहले ही दर्ज किया जा चुका था। फिर पुलिस आगे पता लगाने का कोशिश करते हैं कि आखिर इसका गुमशुदगी का रिपोर्ट किसने दर्ज किया था। तो पता चलता है कि इसका गुमशुदगी का रिपोर्ट उसका देवर ही दर्ज किया था, जिसका नाम था ली चुन। पुलिस फिर ली चुन और इस लड़की के बारे में और सारी बातें पता लगाने का कोशिश करते हैं और जहां इस लड़की के शव मिले थे वहां के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने का कोशिश करते हैं। तो फिर पुलिस को यह पता चलता है कि इस लड़की के साथ जिस शख्स को आखिरी बार देखा गया था उसका नाम ली चुन जे है, जो इसका देवर है। फिर पुलिस ली चुन जे को शक के आधार पर हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो ली चुन जे इस तरह के वारदात को अंजाम देने की बात को नकार देते हैं। वह कहते हैं कि वह मेरी भाभी थी, मैं उसके साथ इस तरह का कुकर्म कैसे कर सकता हूँ, उसे मैं कैसे मार सकता हूँ। मगर पुलिस उसे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं अपने तौर तरीके से, तो वह जल्द ही टूट जाते हैं और फिर वह कबूल कर लेते हैं कि मैंने ही अपने भाभी को अपने कमरे में बुलाया था और फिर उसे नशीले पदार्थ का सेवन करवा के उसके साथ बलात्कार किया और फिर इस बात को छिपाने के लिए मैंने उसका कत्ल कर दिया था और इसी हार्डवेयर स्टोर के बगल में नीले रंग की तिरपाल से ढक दिया था और इसका गुमशुदगी का रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवाया था। पुलिस जब यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि ली खुद अपने भाभी का कत्ल किया था और खुद वही जाकर पुलिस स्टेशन में उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया था। फिर पुलिस ली से यह पूछताछ करना शुरू कर देते हैं कि क्या तुमने इस तरह के और भी कत्ल किए हैं, मगर ली किसी भी कत्ल करने की बात को कबूल नहीं करते हैं। फिर पुलिस ली के ऊपर अपने ही भाभी के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करती है और उसे जेल भेज देते हैं। अब यह मामला अदालत में चलने लगती है और मई 1994 ईस्वी में लोअर कोर्ट ली
चून जे को मौत की सज़ा सुनाती है, मगर जब वह अपील करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके इस सज़ा को कम करते हुए उसे आजीवन कारावास की सज़ा में तब्दील कर देते हैं और यह भी कहते हैं कि 20 साल के बाद ही यह पैरोल के पात्र होंगे। और अभी भी ली चून जे दक्षिण कोरिया के बुसान जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। मगर इस कहानी में एक और व्यक्ति का जिक्र हुआ था जिसका नाम था युंग सुन एवू, जिसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाया गया था। वह जब 19 वर्षों के बाद युंग सुन एवू पैरोल के तहत जेल से बाहर होता है तो पहले 2-3 महीना तो वह सदमे में रहा, क्योंकि वह एक निर्दोष व्यक्ति था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मगर वह किसी तरह हिम्मत करके इस बार अदालत में एक मामला और दर्ज करते हैं। वह यह था कि वह इस मामले का फिर से परीक्षण करवाना चाहता है। इस दौरान ली चून जे अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया था। वह बता रहा था कि मैंने 30 लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाया था, उसके साथ बलात्कार किया था और 15 लड़कियों और महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से 14 वर्षीय लड़की पार्क सांग ही के साथ बलात्कार और कत्ल करने के मामले को भी वह कबूल कर लिया था, जो कि 1989 में इस वारदात को अंजाम दिया था। और जिस मामले के तहत एक निर्दोष व्यक्ति युंग सुंग एवू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाया गया था। जब यह बात ली चून जे कबूल कर लेते हैं तब अदालत में जज युंग सुंग एवू की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे निर्दोष घोषित कर देता है और उसे रिहा कर देता है, क्योंकि वह मान लेता है कि यह न्यायाधीश से गलती हुई थी कि उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाया गया था और लगभग 19.5 वर्ष वह जेल में बिताए थे, जिसके हर्जाने के तहत उसे 1.27 मिलियन US डॉलर देने की बात की गई। और अदालत में जज यह मान लिए कि युंग सुंग एवू एक निर्दोष व्यक्ति था और इसे गलत तरीके से आजीवन कारावास की सज़ा सुनाया गया था, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट का जो मामला है उसे जब देखा गया तो वहाँ भी धोखाधड़ी के तहत रिपोर्ट तैयार किया गया था और पुलिस उसके साथ टॉर्चर करके जबरन इस बात को कबूल करवाया था। मगर युंग सुंग एवू अपने हर्जाने को लेकर कहते हैं कि कितने भी रुपये मुझे दे दिया जाए, मगर मैंने जो 19.5 वर्ष जेल में बिताए हैं उसको चुकता नहीं किया जा सकता है। मगर मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं अपने माँ के पास जाकर यह कह सकता हूँ कि मैं किसी भी लड़की का बलात्कार नहीं किया था और उसे नहीं मारा था, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। युंग सुंग एवू को गलत तरीके से आजीवन कारावास की सज़ा सुनाए जाने के मामले को लेकर उस न्यायाधीश और उस पुलिसकर्मी को भी माफ़ी मांगना पड़ा था। तो यह थी कहानी दक्षिण कोरिया के सबसे कुख्यात सीरियल किलर ली चून जे की, जिसको पकड़ने के लिए 20 लाख पुलिस को लगाया गया था और लगभग 21,000 लोगों का DNA सैंपल टेस्ट लिया गया था, मगर फिर भी यह पुलिस से दूर ही था। तो फिर इस सीरियल किलर के बारे में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की सच्ची फेमस क्राइम स्टोरी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।